हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद इंटरेस्ट एंड लव। तो इस समय घटना चक्र का या पॉलिटी का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हिस्ट्री पहले पढ़ाया जा चुका है और अब यह दूसरा है पॉलिटी का, जिसमें कि 2022 तक का है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। घटना चक्र पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इससे आइडिया मिल जाता है कि कौन से क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस प्रकार के हैं। इसमें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, झारखंड पीसीएस और भी जितने पीसीएस हैं उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन से क्वेश्चन कैसे हैं। तो हम पॉलिटी का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि भारत का संवैधानिक विकास है। तो कंपनी के शासन हेतु कौन से पारित अधिनियम किए गए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक एग्जाम में ही पूछे जाते हैं ये अधिनियम। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। तो इसमें कुछ नोट्स हैं, जो कि नोट्स के आधार पे ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं। तो इसमें लिखा गया, ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। तो ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से। तो ऐसे ही यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। तो असली यहाँ पे दिया है 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जो कि ऑप्शन में देता है 1773, 72, यहाँ पे होता है 1774 का। और यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और फिर यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन जो होता है 1786 का, 1784 में ही होता है, 1786 का उसका एक्ट होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पे इसके शक्तियाँ प्राप्त करते हैं गवर्नर जनरल के। और 1793 में चार्टर्ड एक्ट आता है, जो कि 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। 1813 में आता है, 1813 में 1 लाख रुपए की बात की गई थी, क्वेश्चन आता है, हमेशा रहता है। और यहाँ पे कंपनी इसमें व्यापार बंद करके सिर्फ चीन के साथ व्यापार करती थी, जो कि चाय का था। 1833 के चार्टर्ड एक्ट में गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जो कि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पूरे भारत के गवर्नर जनरल कब बना, तो 1833 वाले में। और ये भारत का इसमें धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश एवं वर्ण के आधार पर उस सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। यहाँ ये क्वेश्चन भी बन सकता है ऐसे। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। अब इसको आप वीडियो पॉज कर पढ़ लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया? एक्चुअली यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को ही सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारतीय अधिनियम 1784, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 8, जो कि पहले ही वहाँ पे लिखा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ था, 73। यहाँ पे 74 नहीं है, वरना 74 होता। एक्चुअली 73 में ही रेगुलेटिंग एक्ट बना हुआ था और इसकी सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 74 में हुआ है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। दूसरा वाला, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, और लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए केवल एक सही है, लेमेस्टर नहीं थे, और ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सही है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी हुआ है यूपीआरओ एआरओ प्री एग्जाम में 2016 वाले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 यहाँ पे दिया है। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियामक अधिनियम 1773, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, पिट्स भारतीय अधिनियम 1774, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर अधिनियम 1813, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, चार्टर अधिनियम 1833। इसका सही आंसर है। तो इसका देखा जाए तो पहले तो हम लोग मिलाएंगे कि नियंत्रण की स्थापना, तो नियंत्रण की स्थापना हुआ था पिट्स वाले में, पिट्स 1774 में। फिर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो सुप्रीम कोर्ट का ये अधिनियम 1773, और फिर इंग्लिश मिशनरियों की स्थापना, तो ये हुआ था 1813 में। और गवर्नर जनरल परिषद के कानूनी सदस्य नियुक्ति कौन किया था? तो ये आ गया था चौथे में। तो इसका आंसर बी सही है। तो नियंत्रण की स्थापना पहला का दूसरा, और फिर पहला और तीसरा, फिर चौथा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का नींव
न्यू डाला है, न्यू पड़ी इसमें बोलते हैं। तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यवादी एवं आंग्ल विद विवाद। तो इसमें से बताना है इसका कूट का प्रयोग करके कौन सा सही है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 या 1 और 3 या 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इसका सही आंसर है सही, तीनों के तीनों सही। देखिए ये पे IAS के प्री में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के चार्टर्ड अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया, जो कि ये 1813 में हुआ था। 1823 ईस्वी में कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी के लिए 1 लाख रुपए देने के लिए समिति की गई थी। समिति हालांकि कभी इन लोगों ने दिया नहीं, सिर्फ बातें कहा। समिति के 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल बाद विलियम केवेंडिश बेंटिक 1828 से 1835 शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी की उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों नेता ट्रिविलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा समर्थकों के नेतृत्व करते थे। तो जैसा कि प्रश्न आपने पढ़ लिया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया? जैसा कि आप सभी ने पढ़ा भी था कि 1813 में चार्टर्ड एक्ट था, व्यापार समाप्त कर दिया था, सिर्फ चीन को छोड़कर बाकी सबके साथ, चीन के साथ केवल व्यापार चाय का था। तो पढ़ लीजिए एक्सप्रेशन, वही जो मैंने बोला वही है। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 6। चार्टर्ड एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और स्टेटमेंट है, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। और तो ये सही बात है, इसमें तो अभी पहले क्वेश्चन पढ़ा था। दूसरा क्या कर रहा है कि इससे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया, ये भी सही है। तीसरा क्या कर रहा है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं भाई, ये इस समय नहीं है, ऐसे ब्रिटिश नियंत्रण में ऐसे नहीं आ जाएगा, वो 1857 में 58 में आएगा। तो केवल 1 और 2 सही है। एक्सप्लेनेशन देखिए, तो चार्टर 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 सही है, और परंतु तीसरा वाला गलत है, क्योंकि भारत का नियंत्रण 1858 में अधिनियम द्वारा संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया था। जैसे कि 1857 के बाद, क्रांति के बाद 1858 में सिर्फ ब्रिटिश ने ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया गया? तो ऑप्शन है 1833 में, 1853 में, गवर्नमेंट एक्ट 1858 में या 1861 में। तो इसका सही आंसर है 1833 में। तो चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशस्थ प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनैतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो यहाँ पर होता है ये 7 क्वेश्चन थे। अब आता है नेक्स्ट, ब्रिटिश ताज शासनाधीन पारित अधिनियम। तो इसको अभी हम लोग पढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर नोट्स में लिखा गया है, ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। जैसे कि यहाँ पे 1857 के बाद जो क्रांति हुआ था, उसके बाद जो जितना भी शासन अधिनियम था 1858 के बाद ब्रिटिश के ताज के अधीन कर दिया गया था। यहाँ पे गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय बना दिया गया था, जो कि लॉर्ड कैनिंग जी प्रथम वायसराय थे। यही पहले गवर्नर जनरल थे, अब उन्हीं को वायसराय बना दिया गया। वायसराय मतलब
भारत के ब्रिटिश के लिए काम करने वाला एक अधिकारी जो रहेगा, जो कि भारत में आकर, जैसे इस समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है, वैसे वो आकर वायसराय की तरह काम करता रहेगा, जिसमें भारतीय शासन प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन की पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान अधिकार नहीं था। कहने का मतलब है कि अगर 1892 के तरह भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार था, लेकिन प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। बस खाली बहस पर, अपनी वार्षिक बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन कोई प्रश्न नहीं। और यहाँ पर सीमित अर्थों निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम 1919 को पार्लियामेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल कौन था? प्रथम ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि प्रथम कार्यकारी परिषद में शामिल हुए थे वायसराय के। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानीय शक्ति को बढ़ा दिया। तो परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों को विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें पृथक निर्वाचन, मतलब अलग इलेक्शन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। अगर 1919 आया तो इसमें मांटेग्यू और चेम्सफोर्ड रहेंगे। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। 1919 में ही प्रत्यक्ष चुनाव यानी डायरेक्ट इलेक्शन होगा। और सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित किया गया। ये ध्यान रखें, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। 1919 वाले में द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, उत्तरदायी शासन। और इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। 1935 में संघात्मक सरकार। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू किया गया। मतलब पहले चलता था प्रांत मतलब कि स्टेट में द्वैध शासन, लेकिन अब 1935 में इसको समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू कर दिया गया। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 में ही आरबीआई की भी स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं, श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, मतलब ये म्यांमार है उसको अलग कर दिया गया, और नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। अब आते हैं इसमें प्रश्न कोश। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो 1892, सब याद ही होगा, 1892 में बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी।
इस पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, पढ़ना क्या है। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1935? इसका सही आंसर है मार्ले मिंटो, यानी ब्रिटिश सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था 1909 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? संघीय न्यायालय की स्थापना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं है। संघीय न्यायालय की स्थापना एक्चुअली यहाँ पर 1 अक्टूबर 1937 को हुआ था। 1935 अधिनियम था, 1937 को लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1946, 1947? तो अभी ऊपर ही पढ़ा 1937 में, तो 1937 में स्थापित किया गया। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन, तो उस समय हम पढ़ रहे थे हम लोग कि 1935 का जो था उसमें लाया गया था, तो 1935 यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित किया? सेम क्वेश्चन है, 1935 आंसर। 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? स्टेटमेंट है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। तीसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। इनमें से कौन सही है? तो केवल 1 और 3 सही है, दूसरा वाला गलत है। 1919 नहीं बल्कि 1909 में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्त शुरू की? किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्त शुरू की? कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन और भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919? इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी यहाँ पर प्रांतीय स्वायत्त शुरू किया गया था। देखिए ये झारखंड पीसीएस का 2021 का क्वेश्चन है। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई 1892 में, 1892 काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 या 1935? 1909 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाया गया विधान पालिका प्रथम बार। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? 1961, 1917, 1919 या 1915? क्या पूछ रहा है? एक्ट द्विसदनी केंद्र में, तो 1919 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार संस्तुति की गई। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 या ऑप्शन बी दोनों या ऑप्शन बी दोनों गलत है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 सही है। यानी पहला 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 21 वर्ष से ये गलत किया गया, ये नहीं है। इसमें सही बताना था, हाँ सही बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट 2 दिया है। पहला स्टेटमेंट, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। इनमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 या इसमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है दोनों सही है, दोनों पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? 1926, 1937, 1945 या 19? स्टेटमेंट था ए बी सी। अब इसमें बताना है कौन सा सही है, तो इसमें सी यानी ए और सी दोनों सही है, यानी दूसरा वाला गलत है, 1937 गलत है, यानी 1926 और 1945। केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लागू किया गया था, तो 1926 और 1945 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है 1945। अभी क्वेश्चन ये पढ़ा हुआ था कि केंद्रीय विधानसभा 1919 का केंद्र कब हुआ था अधिनियम, तो 1945 में लास्ट वाला रहा होगा। तो यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन आ गया जो कि एमपीपीसीएस 2020 से पूछा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होती है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1947? तो जैसा कि 1935 में ही ज्यादा सब अधिनियम बनाए गए थे, तो 1935 में ही राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रदान की गई, जो कि अनुच्छेद 123 के अंतर्गत में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन है 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का, या ऑप्शन सी 1935 का, या 1947 का। तो इसका सही आंसर 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, भारत सरकार के संविधान में भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जैसा कि आप सभी ने पढ़ा भी था कि केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन 1935 का था। तो यहाँ पर देखिए अधिनियम 1935 दिया हुआ है। देखिए IAS 2012 क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। ऑप्शन है इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ऑप्शन बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, ऑप्शन सी यह प्रांतीय स्वायत्त के सूत्रपात का संकेत था, या ऑप्शन डी इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर 1935। अब तो याद ही हो गया होगा कि संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था 1935 में हुआ था। प्रांत पूछेगा तो 1919 रहेगा, और केंद्र पूछेगा केंद्र में द्वैध शासन तो 1935 का अधिनियम। 1935 में प्रांत द्वारा समाप्त भी कर दिया गया था। तो याद रखिए। देखिए PCS में 2013 में पूछा हुआ है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, या ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। तो इसका सही आंसर है 1935 का। ये सारे एक्ट 1935 में ज्यादा बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसका 1935 में ही होगा संघीय व्यवस्था का। अभी ऊपर फिर से पढ़कर आए हैं, यहाँ पर फिर वही क्वेश्चन सेम है। देखिए 2010 में क्वेश्चन 3 में पूछा भी गया है यूपी UDA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई हैं? तो इसमें संघीय विधानपालिका, प्रांतीय विधानमंडल, गवर्नर जनरल, या प्रांतीय गवर्नर। तो इसमें गवर्नर जनरल को ही दिया गया था क्योंकि उसमें गवर्नर का ही शासन चलता था, तो गवर्नर को दिया गया था। देखिए 2 बार PCS में और IAS में 2018 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन ए है देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ऑप्शन सी एक संघ की योजना पर विचार, या ऑप्शन डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावंचित किया जाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देश के लिए लिखित संविधान। 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है इसमें से है देश में लिखित संविधान, ये पहले ही किया गया था। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, सी है इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, या ऑप्शन डी इसके द्वारा रियासतें समाप्त हो गई। 1935 गवर्नमेंट महत्वपूर्ण है इसलिए कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट भी रहेगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? तो अभी उसी टाइम लास्ट में ही हम लोग पढ़े थे यहाँ पर कि वर्मा अधिनियम को 1935 से हटाया था, तो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 रहेगा, वर्मा को अलग कर दिया था। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है एक्सप्लेनेशन में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया है। तो चलिए इसी के तहत हम लोग इसको समाप्त करते हैं, और अब अगला हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो ये अब अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। तो जैसा कि आप सभी से कहा गया है कि नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में लाया जाएगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे चैनल पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए, और हमें आप पर गर्व है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।